राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ पे। तो प्रधानमंत्री ने बस्ती और साबरमती में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए कहा। साबरमती में पीएम ने कहा, मैं गरीब का बेटा हूं, किसी शाही खानदान से नहीं, मुझे किसी के लिए कुछ कमाना नहीं है। सपा और कांग्रेस वाले आपके घर से पानी की टोटी खोल कर ले जाएंगे, इसमें इनको महारत हासिल है। मोदी ने कहा, कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें लोग भाग भाग कर मंच पर चढ़ रहे थे। मैंने पूछा, ये हुड़दंग क्यों चल रहा है? तो बताया गया, कांग्रेस वाले रैली में लोगों को लाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, प्रति व्यक्ति पैसे देते हैं, लेकिन इन्होंने पैसा नहीं दिया तो लोग भागकर मंच पर चढ़ गए। बस्ती में पीएम ने कहा, अब पाकिस्तान सुस्त पड़ चुका है, लेकिन उनके हमदर्द सपा कांग्रेस वाले भारत को डराने में जुटे हुए हैं। ये हमें डराते हैं, इनको मालूम नहीं कि 56 इंच का क्या होता है। उन्होंने कहा, मैडम सोनिया ने अपने अध्यक्ष सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद करवा दिया, फिर उठवाकर फुटपाथ पर फेंकवा दिया और रातों रात खुद अध्यक्ष बन गई। पीएम ने कहा, सपा कांग्रेस के शहजादे दिन में सपने देखते हैं। पहले मैं बात सुना करता था, 4 जून को यूपी की जनता इनको नींद से जगाने वाली है, तब ये ठिकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। तो दोस्तों, ये थी खबर। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो दोस्तों, जैसे जैसे हरियाणा में इलेक्शन की डेट या वोटिंग की डेट पास आ रही है, वैसे वैसे हरियाणा में हलचलें बढ़ती जा रही हैं। तो कांग्रेस में कल हरियाणा में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने 3 जगह पे रैलियां की। सोनीपत पहुंचे और उन्होंने मोदी सरकार अरबपतियों और मोदी ने 22 लोगों का कर्ज माफ किया, सिर्फ 22 लोगों को अमीर बनाया। अब राहुल पंचकूला में संविधान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। उसके बाद चरखी दादरी के दौरान मंच पर राहुल ने बेटी श्रुति के टिकट काटने से नाराज विधायक किरण चौधरी और कैंडिडेट राव दान सिंह भिड़ गए। दोनों ने एक दूसरे को उंगलियां दिखाई। इसके बाद राहुल गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वे हरियाणा की सभी 10 सीटें जीतेंगे। 4 जून को आईएनडी गठबंधन की सरकार बनने वाली है। इसके लिए महीने बाद 4 जून को देश के करोड़ों महिलाओं के खाते में 8500 रुपये आएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मैं देश का बेटा हूं और पीएम नरेंद्र मोदी देश का राजा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस युवाओं को पक्की नौकरी देगी। तो दोस्तों, अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस जारी किया। आयोग ने दोनों पार्टियों के अध्यक्षों और स्टार प्रचारकों से अपने भाषण को सही करने और सावधानी बरतने और मर्यादा बनाए रखने के लिए कहा गया। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के नेता अपने भाषणों में संविधान बचाने और अग्निवीर स्कीम का बार बार जिक्र कर रहे हैं। यही भाजपा के नेता अपनी स्पीच में मुसलमान और धर्म पर जोर दे रहे हैं। आयोग ने दोनों पार्टियों के स्टार प्रचारकों को धार्मिक और सांप्रदायिक बयानबाजी न करने का निर्देश दिया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से शो काज नोटिस भेजे जानने के बाद नड्डा और खड़गे ने अपनी अपनी पार्टी के कैंपेन के तरीके को सही ठहराया। इसके साथ ही उन्होंने अपने अपने स्टार कैंपेन के बयान का भी बचाव किया। दोनों ने इलेक्शन कमीशन से यह मांग की कि उनकी तरफ से विरोधी पार्टी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत पर एक्शन लिया जाए। तो दोस्तों, ये था मामला। इलेक्शन कमीशन ने दोनों को नोटिस भेजा है और दोनों अपनी अपनी बातों को सही ठहरा रही हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो दोस्तों, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैथल के कलायत में भाजपा विजय संकल्प रैली को संबोधन किया। उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि आंदोलन के समय केजरीवाल कहते थे कि हम राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। लेकिन केजरीवाल ने सत्ता के लिए अपने गुरु अन्ना हजारे को धोखा दिया। उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई, चुनाव लड़ा और मुख्यमंत्री बनते ही दिल्ली की जनता को धोखा दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि दिल्ली में ऐसी शराब नीति बनाई जिसमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ। केजरीवाल को इसी कारण जेल जाना पड़ा। सबसे बड़ा ईमानदार कोई बनता था तो केजरीवाल बनते थे। कहते थे कि मोदी जी
ने जेल करा दी। संजय सिंह भी गए, अरे वे छूटे नहीं, जमानत मिली है, ऐसे भ्रष्टाचारियों की जगह जेल में है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल को चुनाव में विजयी बनाएं। तो दोस्तों ये था खबर। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। भिवानी के जिले के बपड़ौदा गांव में स्थित 220 केवी बिजली घर में भीषण आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आग इतनी भीषण थी कि आग पर काबू पाने के लिए आसपास के जिलों से दमकल विभाग की टीमों को बुलाना पड़ा। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम करीब 25 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू पाया। आसपास से बुलानी पड़ी थी। बपड़ौदा गांव में स्थित बिजली घर में अचानक आग लग गई। आग लगने के कारण वहां अफतारी मच गई। आग बुझाने के लिए भिवानी से पहले 5 दमकल गाड़ियां बुलाई गई, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया। भीषण आग काबू न होने के बाद हांसी, हिसार, भिवानी, सिवानी से दमकल विभाग की करीब 25 गाड़ियां बुलाई गई। मौके पर मौजूद दमकल विभाग की 25 गाड़ियों से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू कर पाई। बिजली विभाग में भीषण आग लगने के कारण जिले के करीब 50 से अधिक गांव में बिजली गुल हो गई है। बिजली नहीं आने के कारण ग्रामीण लोग परेशान हैं। आग लगने के कारण बताने में अभी अधिकारी भी असमझ हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। तो दोस्तों भिवानी में भयंकर आग लगी। 25 गाड़ियों ने जाके इस आग को बुझाने में कामयाबी मिली है। तो दोस्तों अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो दोस्तों हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सीएम नायब सैनी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वह इन गिद्दड़ भभकियों से नहीं डरते। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चाहे जितनी जांच करा ले, कोई डर नहीं है। दरअसल दुष्यंत चौटाला बुधवार को फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में जेजेपी उम्मीदवार नीलन हुड्डा के समर्थन में बुढेर पाल के गांव, दतीर डगरपाल के गांव इंडकोर और दिगोटौर में जनसभाओं को संबोधित करने के बाद रसूलपुर रोड स्थित बीजेपी के जिला प्रवक्ता प्रवीण डुड्डी के निवास पर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। नवीन सीएम सैनी पर किया पलटवार। उन्होंने कहा कि जब वह सरकार में थे तो उन्होंने हरियाणा के रेवेन्यू को बढ़ाने का काम किया। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी के इस बयान पर पलटवार किया, जिसमें नायब सैनी ने कहा कि अगर कोई दुष्यंत चौटाला के खिलाफ शिकायत करता है तो उसकी जांच कराई जाएगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वह इन बातों से नहीं डरते। इससे पहले भी सरकार 4 साल में 6 बार जांच कर चुकी है। इन्होंने कहा कि आज के दिन जेजेपी पार्टी हरियाणा में हिसार, सोनीपत, महेंद्रगढ़, भिवानी और करनाल लोकसभा सीट जीत रही है। इन्हीं कारणों से वह हम पे दबाव बनाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों ये था मामला। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों 8 दिन से लापता बांग्लादेश के सांसद अनवारुल आजिम अनार को कोलकाता के एक फ्लैट में मृत मिले। बांग्लादेश के गृह मंत्री खान ने कोलकाता पुलिस के हवाले से इसकी पुष्टि की। कोलकाता पुलिस ने बताया कि सांसद अनवारुल का शव न्यू टाउन इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। पुलिस ने इस मामले में 3 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही इसे प्री प्लान मर्डर बताया है। तो दोस्तों न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक सांसद अनवारुल 12 मई को इलाज के लिए कोलकाता आए थे। इसके अगले दिन ही वे लापता हो गए। अनवार को 13 मई से फ़ोन भी बंद आ रहा था। इसके बाद 17 मई को उनका फ़ोन बिहार के किसी इलाके में कुछ देर के लिए ऑन हुआ था। वहीं पुलिस का कहना है कि उनके फ़ोन से परिवार के सदस्यों को संदेश भेजे गए थे कि वह नई दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। तो दोस्तों ये था मामला। अब आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, हर हर महादेव।